नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 की व्यष्टि अर्थशास्त्र की पुस्तक के पाठ नंबर 2, जिसका नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड की दृष्टि से, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पाठ के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनके बारे में। तो पहला प्रश्न दे रखा है, किसी सामान्य वस्तु के लिए मांग वक्र की ढाल होती है। तो इसका आंसर होगा ए, ऋणात्मक ढाल। दूसरा सवाल है, किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं। तो इसका आंसर होगा स, उपयोगिता। तीसरा सवाल है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के लिए मांग वक्र है। तो इसका आंसर होगा ब, पूर्णतया लोचदार। चौथा सवाल है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता, तो इसका आंसर होगा ब, घटने लगती है। पांचवा सवाल है कि वह रेखा जो उन सभी मंडलों का प्रतिनिधित्व करती है जिन पर उपभोक्ता की संपूर्ण आय व्यय हो जाती है कहलाती है। तो इसका आंसर होगा स, बजट रेखा। छठवां सवाल है कि उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां, इसका आंसर होगा सीमांत उपयोगिता बराबर होती है मूल्य के। सातवां सवाल है कि जिन वस्तुओं का एक दूसरे के स्थान पर उपभोग किया जा सकता है कहलाती है। तो इसका आंसर होगा ब, स्थानापन्न वस्तुएं। आठवां सवाल है कि मांग की कीमत लोच का सूत्र है। तो इसका आंसर होगा ए, वस्तु के लिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। नौवां सवाल है कि उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। 10वां सवाल है कि क्षैतिज अक्ष के समांतर वक्र, क्षैतिज अक्ष के समांतर मांग वक्र की लोच होती है। तो इसका आंसर होगा ए, अनंत। 11वां सवाल है कि जिन वस्तुओं का उपभोग एक साथ किया जाता है वे कहलाती है। तो इसका आंसर होगा स, पूरक वस्तुएं। 12वां सवाल है कि वस्तु की आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ब, उपयोगिता। 13वां सवाल है कि ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग आय बढ़ने के साथ घटती है तथा आय कम होने के साथ बढ़ती है वे वस्तुएं कहलाती है। तो इसका आंसर होगा ब, निम्न स्तरीय वस्तुएं। 14वां सवाल है कि एक उपभोक्ता की मांग निम्न में से किससे प्रभावित होती है। ए, वस्तु की कीमत, ब, उपभोक्ता की आय, स, उपभोक्ता की रुचि और द, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा द, उपरोक्त सभी। 15वां सवाल है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता, तो इसका आंसर होगा स, शून्य होती है। तो इस पाठ के जो हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न है महत्वपूर्ण, उनके बारे में हमने चर्चा की है। अब हम बात करते हैं इस पाठ के अति लघुतरात्मक प्रश्नों के बारे में। पहला सवाल दे रखा है कि सामान्य वस्तु से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा जब किसी वस्तु की मांग में आय बढ़ने के साथ वृद्धि तथा आय कम होने के साथ कमी आती है तो वह सामान्य वस्तु कहलाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उपभोक्ता की आय बढ़ने पर उसकी मांग में वृद्धि होती है तथा उपभोक्ता की आय में कमी होने पर उसकी मांग में कमी होती है। तो ऐसी वस्तुएं सामान्य वस्तुएं कहलाती है। मांग की कीमत लोच ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। ये प्रश्न पूछा भी जाता है परीक्षा में। तो इसका आंसर होगा मांग की कीमत लोच बराबर होता है वस्तु की मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, अर्थात डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। अगला सवाल है कि ह्रासमान विस्थापित दर का आशय लिखिए। तो इसका आंसर होगा कि एक उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयाँ प्राप्त होने के बाद वह दूसरी वस्तु की कम और कम इकाइयाँ छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, इसे ही ह्रासमान विस्थापन दर कहते हैं। अगला सवाल है चौथा कि मांग फलन क्या है। तो मांग फलन Q बराबर होता है फलन P, जहाँ Q मात्रा है और P कीमत है। अगला सवाल है कि बजट रेखा क्या है, यानी बजट रेखा को परिभाषित करना है। तो इसका आंसर होगा कि बजट रेखा उन सभी मंडलों का प्रतिनिधित्व करती है जिन पर उपभोक्ता की संपूर्ण आय व्यय हो जाती है, जिन पर उपभोक्ता की संपूर्ण आय व्यय हो जाती है। दूसरे शब्दों में वह रेखा जिस पर स्थित विभिन्न मंडलों की लागत उपभोक्ता की आय के बराबर होती है बजट रेखा कहलाती है। अगला सवाल है छठवां कि बजट सेट से आपका क्या अभिप्राय है, बजट सेट की परिभाषा दीजिए।
तो इसका आंसर होगा कि उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बंडलों के सेट को बजट सेट कहा जाता है, अर्थात उन सभी बंडलों का संग्रह जिसे उपभोक्ता वर्तमान बाजार कीमत पर एक निश्चित आय से खरीद सकता है वह बजट सेट या उपभोक्ता का बजट कहलाता है। अगला सवाल है कि मांग की कीमत लॉज को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है उसे मांग की कीमत लॉज कहते हैं। अर्थात एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन के माप को मांग की कीमत लॉज कहते हैं। अगला सवाल है कि बाजार मांग का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि एक वस्तु की एक निश्चित समय अवधि में बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग के कुल योग को बाजार मांग कहते हैं। 9वां सवाल है कि उपभोक्ता के बजट प्रतिबंध से क्या आशय है। तो इसका आंसर होगा बजट प्रतिबंध वस्तुओं के उन सभी बंडलों को प्रदर्शित करता है जिन्हें अपने निश्चित आय से खरीद सकता है। 10वां सवाल है कि मांग की कीमत लॉज की किन्हीं दो श्रेणियों का उल्लेख कीजिए। तो पहली हो गई पूर्णतया लोचदार मांग और दूसरी हो गई पूर्णतया बेलोचदार मांग। अगला सवाल है कि पूर्णतया बेलोचदार मांग का एक उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर होगा दवाइयाँ और दूसरा होता है नमक। 12वां सवाल है कि अंतिमान वक्र से क्या अभिप्राय है या परिभाषा क्या है बताइए। तो अंतिमान वक्र वह वक्र है जिसके विभिन्न बिंदु दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को दर्शाते हैं जहां उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। 13वां सवाल है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन के प्रतिस्थापन प्रभाव को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि प्रतिस्थापन प्रभाव सदैव ऋणात्मक होता है। इस प्रकार से कीमत तथा उसकी मांग की मात्रा में परस्पर विपरीत दिशाओं में बदलती है। अगला सवाल है 14 नंबर का कि मांग वक्र की ढाल की प्रवणता को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि मांग वक्र की प्रवणता या ढाल नीचे की ओर या ऋणात्मक होती है। 15वां सवाल है कि वस्तु की कीमत गिरने पर उपभोक्ता के कुल व्यय पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि वस्तु की कीमत लोच अधिक लोचदार हो तो इसका आंसर होगा उपभोक्ता का कुल व्यय बढ़ जाएगा। 16 सवाल है कि मांग के नियम की कोई एक मान्यता बताइए। तो इसका आंसर होगा कि उपभोक्ता की रुचियों तथा अधिमानों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है कि मांग की कीमत लॉज को सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने प्रतिपादित किया था। तो इसका आंसर होगा प्रोफेसर मार्शल ने। 18वां सवाल है कि सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से होता है। 19वां सवाल है कि एक अंतिमान वक्र का ढाल कैसा होता है। तो इसका आंसर होगा एक अंतिमान वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। 20वां सवाल है कि ऐसी दो वस्तुओं के नाम बताइए जो एक दूसरे के पूरक हो। तो इसका आंसर होगा कलम और स्याही। ऐसी दो वस्तुओं के नाम बताइए जो एक दूसरे के स्थानापन्न हो जैसे चाय और कॉफी। अगला सवाल है कि निम्न स्तरीय खाद्य वस्तु का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर होगा मोटा अनाज। अगला सवाल है कि मांग वक्र किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा जब मांग मात्रा तथा कीमत के संबंध में जो ग्राफ या रेखा चित्र द्वारा दर्शाया जाता है वह मांग वक्र कहलाता है। अगला सवाल है यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उस वस्तु पर किए गए व्यय में कमी होती है तो उसकी मांग की लोच कैसी होगी। तो इसका आंसर होगा ऐसी वस्तु की मांग की लोच इकाई से अधिक होगी यानी लोचदार होगी। 25वां सवाल है कि अंतिमान मानचित्र किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा जब एक ही रेखा चित्र में किसी उपभोक्ताओं के लिए अनेक अंतिमान वक्र दर्शाए जाते हैं तो उसे अंतिमान मानचित्र कहते हैं। 26वां सवाल है यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाए तो बजट रेखा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाए तो बजट रेखा दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अगला सवाल है कि मांग फलन से क्या आशय है। तो इसका आंसर होगा कि मांग फलन एक वस्तु की मांगी गई मात्रा और इससे प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है।
अगला सवाल है कि मांग का नियम बताइए। तो इसका आंसर होगा कि वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग घटना तथा कीमत घटने पर वस्तु की मांग बढ़ना मांग का नियम कहलाता है। अगला सवाल है कि मांग में संकुचन तथा मांग में कमी में कोई एक अंतर बताइए। तो इसका आंसर होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं मांग में संकुचन। जब कीमत में वृद्धि होने के कारण वस्तु की मांग में कमी होती है तो उसे मांग में संकुचन कहते हैं, जबकि मांग में कमी कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों के कारण जब मांग में कमी होती है तो उसे मांग में कमी कहते हैं। अगला सवाल है कि लोचदार मांग से क्या आशय है। तो इसका आंसर होगा, जब वस्तु की मांग में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है तो इसी मांग की लोच लोचदार या इकाई के बराबर होती है। 31वां सवाल है कि बजट रेखा पर इष्टतम बिंदु कहाँ स्थित होता है बताइए। तो इसका आंसर होगा, विभिन्न अंतिमान वक्रों में से किसी एक को जिस बिंदु पर बजट रेखा स्पर्श करती है वही इष्टतम बंडल माना जाएगा। यानी हाँ, बजट रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श करती है वही संतुलित बिंदु या इष्टतम बिंदु होता है। तो इस प्रकार हमने इस पाठ के जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से उनके बारे में हमने चर्चा की है। अब हम बात करते हैं इस पाठ के जो महत्वपूर्ण लघुतरात्मक प्रश्न है उनके बारे में। तो पहला प्रश्न दे रखा कि ह्रासमान विस्थापन दर क्या है। तो इसका आंसर होगा कि एक उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयाँ प्राप्त होने के बाद वह दूसरी वस्तु की कम और कम इकाइयाँ छोड़ने के लिए तैयार होता है, इसे ही ह्रासमान विस्थापन दर कहते हैं। अगला सवाल है कि एकदिष्ट अधिमान को समझाइए। तो इसका आंसर होगा, जब उपभोक्ता किन्हीं दो बंडलों में से उस बंडल को अधिमान देता है जिसमें इन वस्तुओं में से कम एक वस्तु की अधिक मात्रा हो और दूसरे बंडल की तुलना में दूसरी वस्तु की भी मात्रा कम ना हो तो उपभोक्ता के ऐसे अधिमान को एकदिष्ट अधिमान कहते हैं। अगला सवाल है, यदि उपभोक्ता का अधिमान एकदिष्ट है तो क्या वह 10(4) और 8(2) संयोजक के बीच तटस्थ हो सकता है। तो इसका आंसर होगा कि उपभोक्ता के अधिमान दोनों संयोग के बीच तटस्थ नहीं हो सकता है, क्योंकि वह पहले 10(4) में और दूसरे संयोग में 8(2) की अपेक्षा दोनों वस्तुओं की संख्या अधिक है। अंधिमान रेखा चित्र को बताइए। तो अंधिमान वक्र रेखा चित्र होता है ऋणात्मक ढाल वाला, ऊपर से नीचे गिरता हुआ। पांचवा सवाल है कि मांग के नियम को समझाइए। तो मांग का नियम होता है कि एक किसी दी हुई कीमत पर वस्तु की मात्रा जो एक निश्चित समय में उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाए मांग कहलाती है। यानी मांग पूछी यहाँ पे। और मांग का नियम होता है कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में कमी हो जाती है और कीमत में कमी होने पर मांग में वृद्धि हो जाती है। तो ये मांग का नियम कहलाता है। यानी मांग के नियम में वस्तु की कीमत और मात्रा में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, जबकि मांग क्या होती है, किसी दी हुई कीमत पर वस्तु की वह मात्रा जो एक निश्चित समय में उपभोक्ता द्वारा खरीद जाए मांग कहलाती है। या मांग का नियम ना होकर सिर्फ मांग ही आएगा। अगला सवाल है कि सामान्य वस्तुओं एवं निम्न स्तरीय वस्तुओं के बीच अंतर कीजिए। तो इसका आंसर होगा, वे वस्तुएं जिन पर मांग का नियम लागू होता है सामान्य वस्तुएं कहलाती है, जबकि वे वस्तुएं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता निम्न स्तरीय वस्तुएं कहलाती है। सातवां सवाल है कि मांग की कीमत लॉज को स्पष्ट या परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर होगा, किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन की उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन में भाग देने पर प्राप्त भागफल उस वस्तु की मांग की कीमत लॉज कहलाता है। अर्थात कीमत लॉज का सूत्र होता है वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, अर्थात डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। आठवां सवाल है कि उपभोग वस्तुएं तथा पूंजीगत वस्तुओं में से प्रत्येक के कोई दो उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपभोग वस्तुओं के उदाहरण। तो पहला हो जाएगा कपड़े, पहनने हेतु कपड़े खरीदना और खाने हेतु सब्जी खरीदना, ये तो हो गई उपभोग वस्तुएं। और पूंजीगत वस्तुएं हो गई, पहली है कार्य हेतु मशीन खरीदना और उत्पादन हेतु औजार खरीदना।
ये दोनों हो गई पूंजीगत वस्तुएं। दिए गए रैखिक मांग वक्र ए बी में ए तथा बी बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी? तो ए बिंदु पर तो होगी मांग की लोच पूर्णतया लोचदार यानी अनंत लोच, और बी बिंदु पर होगी शून्य लोच यानी पूर्णतया बेलोचदार। ह्रासमान विस्थापन दर को समझाइए। तो इसका आंसर होगा कि एक उपभोक्ता द्वारा जैसे जैसे वस्तु की एक अतिरिक्त मात्रा ग्रहण की जाती है, वैसे वैसे वस्तु एक की अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए वस्तु दो की छोड़ी या त्यागी गई जाने वाली मात्रा कम होती जाती है। वही ह्रासमान विस्थापन दर कहलाती है। अगला सवाल है कि उपभोक्ता के इष्टतम चयन को उपयुक्त रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। तो इसका आंसर होगा कि जिस बिंदु पर बजट रेखा केवल अधिमान या अंधिमान वक्रों या तटस्थ वक्रों में से एक को स्पर्श करती है, वही बिंदु उपभोक्ता का इष्टतम बिंदु कहलाता है। तो यहाँ पर 3 आपको तटस्थ वक्र दे रखे हैं, जबकि जो बीच वाला तटस्थ वक्र है वो बजट रेखा को स्पर्श कर रहा है। तो इस बिंदु पर क्या होगा? उपभोक्ता का संतुलन बिंदु होगा या इष्टतम बिंदु होगा। 12 सवाल है कि मांग की लोच को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि एक वस्तु की कीमत उपभोक्ता की आय तथा संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन के माप को मांग की लोच कहते हैं। तो मांग की लोच क्या होगी कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है वही मांग की लोच कहलाता है। 13वां सवाल है कि कुल उपयोगिता किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कुल उपयोगिता एक वस्तु की निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग है, जो उस वस्तु की दी गई मात्रा को उपयोग करने से प्राप्त होती है। 14वां सवाल है कि बाजार मांग वक्र किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कि बाजार मांग वक्र बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर समग्र दृष्टि से देखकर मांग को प्रदर्शित करता है। 15वां सवाल है कि पूरक और स्थानापन्न वस्तुओं के उदाहरण की रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूरक वस्तुएं। तो पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका उपयोग एक साथ किया जाता है, जैसे कार और पेट्रोल। जबकि स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, जैसे चाय और कॉफी। 16वां सवाल है कि उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुओं के कोई दो उदाहरण दीजिए। तो उपभोग वस्तुएं हो गई जैसे पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए सब्जियां, और पूंजीगत वस्तुएं हो गई जैसे मशीन और औजार। 17वां सवाल है कि उपभोक्ता दो वस्तुओं के बंडलों में से उपभोग हेतु बंडल का चयन किस आधार पर करता है? तो इसका आंसर होगा कि उपभोक्ता अपने बजट सेट में से उपभोग बंडल का चयन कर सकता है। अर्थशास्त्र में यह मान लिया जाता है कि उपभोक्ता उपलब्ध सभी बंडलों में से अपने उपभोग बंडल का चयन अपनी रुचि तथा अधिमान के अनुसार बजट सेट के बंडलों के आधार पर करता है। और अगला सवाल है कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर से क्या अभिप्राय है? यह प्रश्न भी अच्छा है। तो इसका आंसर होगा कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर यह दर अक्ष वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के लिए y वस्तु की त्यागी जाने वाली मात्राओं को दर्शाती है। यानी एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की त्यागी जाने वाली मात्राओं को दर्शाती है, जबकि उपभोक्ता उसी तटस्थ वक्र पर बना रहे, अर्थात उसका संतुष्ट स्तर भी वही रहे जो प्रतिस्थापन के पूर्व था, वह प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाती है। तो इस प्रकार हमने उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत के जो लघुत्रात्मक प्रश्न हैं महत्वपूर्ण, उनके बारे में हमने चर्चा की है। अब हम बात करते हैं इस पाठ के निबंधात्मक प्रश्न, जो कि बोर्ड की परीक्षा में इस पाठ में से एक बड़ा प्रश्न या निबंधात्मक प्रश्न 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस पाठ के जो महत्वपूर्ण निबंधात्मक प्रश्न है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहला सवाल दे रखा है कि बजट रेखा एवं अंधिमान वक्र से क्या अभिप्राय है? अंधिमान मानचित्र को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। तो इसका आंसर होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं बजट रेखा। तो बजट रेखा वह रेखा है जिस पर स्थित विभिन्न बंडलों की लागत उपभोक्ता की आय के बराबर होती है।
वह बजट रेखा कहलाती है। अर्थात बजट रेखा वह है जो उपभोक्ता द्वारा क्रय किए गए दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दर्शाती है जिनकी लागत उसकी आय के बराबर होती है। उपभोक्ता की बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर होती है, अर्थात बजट रेखा का ढाल ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार हमने बजट रेखा के बारे में जाना। अब हम जानते हैं अंधिमान वक्र के बारे में। तो अंधिमान तथा तटस्थ वक्र वह रेखा होती है जो किसी उपभोक्ता के दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जहां उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। अर्थात समान संतोष प्राप्त होने से उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं के विभिन्न संयोगों के प्रति उदासीन हो जाता है, अतः अंधिमान वक्र को उदासीनता वक्र भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अंधिमान मानचित्र की। जब सभी बंडलों पर उपभोक्ताओं के अधिमान को अंधिमान वक्र समूह द्वारा दर्शाया जाता है तो इसे उपभोक्ता का अंधिमान मानचित्र कहते हैं। अंधिमान वक्र पर स्थित सभी बिंदु उन बंडलों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे उपभोक्ता तटस्थ मानता है। अंधिमान मानचित्र में उपभोक्ता के विभिन्न अंधिमान वक्रों को एक साथ दर्शाया जाता है। अधिमानों की एक दृष्टिता का यह है अभिप्राय कि किन्हीं दो अंधिमानों के बीच ऊपर वाले वक्र पर स्थित बंडलों का नीचे वाले वक्र पर स्थित बंडलों की अपेक्षा अधिमानता दी जाती है। तो इस प्रकार एक रेखा चित्र है। जब रेखा चित्र में दो या दो से अधिक रेखा अंधिमान वक्रों को दर्शाते हैं तो वह अंधिमान या तटस्थ मानचित्र कहलाता है। दूसरा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है कि मांग की कीमत लॉज की ज्यामितीय विधि को सचित्र समझाइए। तो इसके बारे में जानते हैं। तो ज्यामितीय विधि, इसे बिंदु विधि भी कहते हैं, इसे बिंदु विधि भी कहते हैं। मांग रेखा के जिस बिंदु पर मांग की लॉज की गणना करने हो उसे नीचे वाले भाग में ऊपर वाले भाग से भाग देने पर मांग की लॉज ज्ञात हो जाती है। यानी मांग की लॉज कैसे ज्ञात करेंगे कि स्पर्श रेखा से नीचे का भाग बटा स्पर्श रेखा के ऊपर का भाग। तो इस विधि का प्रयोग हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला, जब मांग वक्र एक सरल रेखा हो तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर मांग की कीमत लॉस भिन्न भिन्न होती है। जैसे ये रेखा दे रखी है जिसमें एस, ए, बी, सी और टी बिंदु दे रखे हैं, ठीक है। अगर हम ए बिंदु पर ज्ञात करें तो ए बिंदु के नीचे वाला भाग में तो ए भाग हो गया ए टी और बटा ऊपरी भाग वो हो गया ए एस। तो इस प्रकार ए, बी, सी और टी एस बिंदु पर हम मांग की लॉच ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है, जब मांग वक्र एक सरल रेखा न हो। तो जब मांग वक्र एक सरल रेखा नहीं होती है तो मांग वक्र पर अलग से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। प्रस्तुत रेखा चित्र में के पर मांग वक्र की लॉच गणना करनी है तो के बिंदु के स्पर्श करते हुए एक रेखा एस टी खींची जाए जो अक्ष और वाई अक्ष पर स्पर्श है। तो के बिंदु पर मांग की लॉच होगी, के बिंदु के नीचे वाला भाग में ऊपर वाले भाग का भाग लगाना है तो के टी अपॉन के एस होगा। तो इस प्रकार हम मांग की लॉच ज्ञात कर सकते हैं ज्यामितीय विधि के द्वारा। तीसरा सवाल है कि मांग की कीमत लॉच का क्या अभिप्राय है। मांग की कीमत लॉच की किन्हीं चार श्रेणियों को समझाइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मांग की कीमत लॉच की। तो मांग की कीमत लॉच होती है कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग गई मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है उसे ही मांग की कीमत लॉच कहते हैं। तो किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति होती है तो उसे मांग की कीमत लॉच कहते हैं। अर्थात कीमत में हुए आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है उसे मांग की कीमत लॉच कहते हैं। अब मांग की कीमत लॉच की विभिन्न श्रेणियां हैं। पहली दे रखी है शून्य मांग की लॉच या पूर्णतया बेलोचदार मांग। तो पूर्णतः बेलोचदार मांग वह होती है जिस पर मूल्य परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कीमत में कितना भी परिवर्तन होने पर मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसी मांग की लॉच शून्य लॉच या पूर्णतया लोचदार कहलाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर
मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी मांगी गई मात्रा स्थिर रहती है, तो ऐसी मांग की लोच पूर्णतः बेलोचदार या शून्य लोच होती है। और जो मांग वक्र होता है वो लंबवत होता है, यानी ओवाई के समांतर होता है। दूसरा है इकाई से कम या बेलोचदार मांग। जब मांग में आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है तो मांग की लोच इकाई से कम या बेलोचदार होती है। जब किसी वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में हुए आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है तो उस वस्तु की मांग की लोच इकाई से कम या बेलोचदार होती है। यानी मांग वक्र क्या होता है, अधिक ढाल वाला होता है। तीसरा है इकाई लोचदार मांग, यानी इकाई के बराबर। यानी जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में उसकी कीमत में परिवर्तन हुआ है, तब ऐसी मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। यानी मांग में आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन के बराबर होता है, तो इसी मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। चौथी है इकाई से अधिक या लोचदार मांग। जब मांग में आनुपातिक परिवर्तन कीमत में हुए आनुपातिक परिवर्तन की तुलना में अधिक होता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक या लोचदार होती है। ये रेखा चित्र बना हुआ है। मांग की तुलना में मांग में ज़्यादा परिवर्तन हुआ है कीमत की तुलना में। और पांचवी है अनंत या पूर्णतया लोचदार मांग। जब वस्तु की कीमत में बहुत कम परिवर्तन होने पर मांगी गई मात्रा में अनंत या अत्यधिक परिवर्तन होता है तो उसे अनंत मांग की लोच या पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। यानी जो मांग वक्र होता है वो है क्षैतिज अक्ष के समांतर होता है, यानी पूर्णतया लोचदार मांग वक्र है। तो इस प्रकार हमने मांग की लोच क्या होती है और उसकी जो विभिन्न श्रेणियां हैं उनके बारे में पढ़ा। ये प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि अंतिमान वक्र किसे कहते हैं, इसकी कोई 4 विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले बात करते हैं अंतिमान वक्र। तो अंतिमान वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जहां उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, वह अंतिमान वक्र या तटस्थ वक्र कहलाता है। तो इसकी पहली विशेषता है इसका ढाल ऋणात्मक होता है। दूसरी है अंतिमान वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। तीसरी है प्रत्येक ऊंचा अंतिमान वक्र या तटस्थ वक्र अधिक संतुष्टि को व्यक्त करता है, यानी मूल बिंदु से जितना दूर होगा तटस्थ वक्र वह उतनी ही अधिक संतुष्टि प्रदान करेगा। और चौथी है दो अंतिमान वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। तो इस प्रकार हमने अंतिमान वक्र की विशेषताएं जानी। अगला सवाल है कि उदाहरण के सहायता से स्पष्ट कीजिए किन परिस्थितियों में मांग की प्रतिशत विधि और मांग की ज्यामितीय विधि काम में ली जाती है। तो इसका आंसर जानते हैं। मांग की प्रतिशत विधि, जब कहीं मांग और कीमत में हुए परिवर्तन की संख्यात्मक माप दी हुई होती है तो निश्चित विधि का प्रयोग होता है। यानी हमें जब कीमत और मांग में संख्यात्मक माप दिया हुआ होता है और संख्या के आधार पर उसका मान निकालना होता है तो उस विधि में हम प्रतिशत विधि का उपयोग करते हैं। जबकि मांग की ज्यामितीय विधि, जब दिए हुए मांग वक्र के किसी बिंदु या पर मांग की लोच ज्ञात करनी होती है तो हमें ज्यामितीय विधि का प्रयोग करना होता है। छठवां सवाल है कि अंतिमान वक्र तथा बजट रेखा की सहायता से उपभोक्ता के इष्टतम चयन को समझाइए। तो यहाँ उदासीनता वक्र और तटस्थ बजट रेखा की सहायता से उपभोक्ता का संतुलन या इष्टतम चयन बताना है। तो इसके लिए 3 शर्तें होती है। पहली कि जो बजट रेखा है वो अंतिमान वक्र को स्पर्श करे। दूसरा है कि अंतिमान वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर हो। तो जिस बिंदु पर बजट रेखा किसी एक अंतिमान वक्र को स्पर्श करती है वही इष्टतम बिंदु होता है। संतुलन बिंदु पर तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है और रेखा चित्र में ई बिंदु पर उपभोक्ता का इष्टतम बिंदु है। सातवां सवाल है कि मांग वक्र के शिफ्ट को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा यदि आय में वृद्धि होती है तो सामान्य वस्तुओं की स्थिति में मांग में भी वृद्धि होती है तथा आय में कमी होने पर मांग में भी कमी आ जाती है। तो मांग वक्र में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन से मांग वक्र में भी परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ ये जो रेखा चित्र दर्शाया गया है, पहले रेखा चित्र में क्या हुआ,
उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो गई, तो वृद्धि होने पर से मांग में वृद्धि हो गई, तो मांग वक्र दाईं तरफ स्थानांतरित हो गया। और दूसरे रेखा चित्र में आय में कमी हो गई, और आय में कमी होने पर मांग वक्र बाईं तरफ स्थानांतरित या शिफ्ट हो गया, जो दर्शाया गया है। 8वां सवाल है कि मांग को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 तत्वों का उल्लेख कीजिए या मांग को परिभाषित कीजिए और मांग को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि मांग से आशय एक वस्तु या सेवा की उस मात्रा से है जिसे उपभोक्ता एक बाजार में दिए हुए समय में दी हुई कीमत पर खरीदना चाहता है। अब है मांग को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक। पहला है वस्तु की कीमत। जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, तथा जिस वस्तु की कीमत कम हो जाती है उसकी मांग में वृद्धि हो जाती है, यानी वस्तु की कीमत और मात्रा में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। दूसरा है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन। यदि आय में वृद्धि होती है तो सामान्य वस्तुओं की मांग में वृद्धि और तथा घटिया वस्तुओं की मांग में कमी आती है, तथा आय में कमी होने पर इसके विपरीत स्थिति होती है। तीसरा कारक है संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन। संबंधित वस्तुएं 2 प्रकार की होती है, स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। यदि वस्तु का मूल्य स्थिर रहे और उसकी स्थानापन्न वस्तु का मूल्य कम हो जाए तो वस्तु की मांग कम हो जाएगी तथा कीमत बढ़ने पर विपरीत स्थिति होगी। यदि वस्तु का मूल्य स्थिर रहे और उसकी पूरक वस्तु का मूल्य बढ़ जाए तो पूरक वस्तु के साथ साथ उस वस्तु की मांग कम हो जाएगी तथा मूल्य कम होने पर इसके विपरीत स्थिति होगी। चौथा है कारक रुचि, पैशन, स्वभाव में परिवर्तन। तो फैशन में यदि परिवर्तन हो जाए तो पुरानी फैशन की वस्तुओं की मांग कम हो जाती है तथा नए फैशन की वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। इसी प्रकार अभिरुचि, स्वभाव में अनुकूल परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है, प्रतिकूल परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में कमी हो जाती है। अगला है कीमतों में परिवर्तन की आशा। यदि भविष्य में कीमतों में वृद्धि की आशा है तो मांग में वर्तमान कीमत पर वृद्धि हो जाती है, और इसके विपरीत यदि भविष्य में कीमतें कम होने की संभावना हो तो वर्तमान कीमत पर मांग में कमी हो जाती है। अगला पॉइंट दे रखा है कारक कि जनसंख्या में परिवर्तन। अगर जनसंख्या में वृद्धि होगी तो मांग में भी वृद्धि होगी, और जनसंख्या में कमी होने पर वस्तु की मांग में भी कमी होगी। अगला है व्यापार की दशाओं में परिवर्तन। यदि व्यापार में तेजी होती है तो लोगों की आय में वृद्धि होती है और मांग बढ़ जाती है, और मंदी की स्थिति में वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। तो इस प्रकार हमने मांग क्या होती है और मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में जाना। अगला सवाल है 9वां कि मांग वक्र के बाईं ओर शिफ्ट होने पर वस्तु की मात्रा और कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है, रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। तो ध्यान दें दोस्तों कि मांग वक्र शिफ्ट तब होता है जब कीमत के अलावा किसी अन्य कारक में परिवर्तन होता है। जैसे माना कि उपभोक्ता की आय में कमी मांग वक्र को दाईं ओर शिफ्ट करती है। तो वह अगला सवाल है 10वां कि किसी वस्तु की कीमत 20 रुपये होने पर उसकी 50 इकाइयाँ हैं और वस्तु की कीमत बढ़कर 25 हो जाती है तो मांग घटकर 40 इकाइयाँ हो जाती है, तो कीमत लोच ज्ञात कीजिए। तो मांग की कीमत लोच का सूत्र होता है कि मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। तो इसका सूत्र है कि ईपी बराबर होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, जहाँ डेल्टा क्यू है 50 माइनस 40 बराबर 10 और डेल्टा पी है 20 माइनस 25 यानी बराबर 5। तो इस प्रकार हम ये मान रखेंगे ना और सूत्र में, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.8। 11वां सवाल है कि मांग की कीमत लॉस से आप क्या समझते हैं, इसकी कितनी श्रेणियां होती है, और अथवा में दे रखा है कि मांग की लॉस से क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। तो इसका आंसर होगा कि मांग की कीमत लॉस किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन में उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का भाग देने से प्राप्त भागफल को मांग की कीमत लॉस कहते हैं। और इसका सूत्र होता है कि ईडी बराबर होता है वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। मांग की कीमत लोच 5 प्रकार की होती है। पहली है पूर्णतया लोचदार मांग यानी अनंत लोच, दूसरी है इकाई से अधिक यानी लोचदार, तीसरी है इकाई के बराबर, चौथी है इकाई से कम यानी बेलोचदार, और पांचवी है पूर्णतया बेलोचदार मांग। अगला सवाल है कि एक वस्तु का
एक वस्तु की मांग पर पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि के प्रभाव को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। तो इसका आंसर होगा कि एक वस्तु की मांग और उसकी पूरक वस्तु की कीमत एक दूसरे के विपरीत रूप में संबंधित होती है। फलस्वरूप जब पूरक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग वक्र बाईं ओर खिसक जाता है। देखो बाईं तरफ खिसक जाएगा, जिससे क्या होगी, कारों में कमी आ जाएगी। रेखा चित्र में कार की मांग को डी डी वक्र द्वारा दर्शाया गया है। तो पूरक वस्तु की कीमत बढ़ने पर कार की मात्रा डी 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 वन डी वन तक कम हो जाती है। अगला है कि एक वस्तु की कीमत में 10% परिवर्तन होने से वस्तु की मांग 200 से बढ़कर 240 हो जाती है, तो मांग की लोच ज्ञात कीजिए। तो वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 10% है और वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन दे रखा 40/200 × 100 यानी 20% हो गया। तो मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, यानी 20 में हम 10 का भाग देंगे तो मान आएगा 2, यानी वस्तु की मांग इकाई से अधिक यानी लोचदार है। और अगला सवाल है कि अंदिमान वक्र को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए या अंदिमान वक्र को परिभाषित कीजिए। तो उदासीनता वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जहां उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो ये रेखा चित्र है अंदिमान वक्र का, जिसका ढाल ऋणात्मक होता है और वो मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। और अगला सवाल है कि 15वां कि चित्र की सहायता से मांग की लोच की विभिन्न श्रेणियों को समझाइए। तो यहाँ जो ओ अक्ष के समांतर होता है, क्षैतिज अक्ष के समांतर, तो मांग की लोच पूर्णतः लोचदार होती है। जिसका ढाल कम होता है उसकी मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। जो जिसका ढाल इकाई के बराबर होता है उसमें मांग और कीमत में समान परिवर्तन होता है, और जिसका ढाल अधिक होता है तो मांग की लोच इकाई से कम होती है। जो वक्र ओ वाई के समांतर या लंबवत होता है तो मांग की लोच शून्य लोच होती है। तो इस प्रकार हमने इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उनके बारे में हमने चर्चा की है। अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ये सभी प्रश्न याद कीजिए और इनको नोट कीजिए। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो। तो आज का वीडियो के लिए धन्यवाद।